आई होप आप लोगों ने मेरी वार्निंग को इग्नोर नहीं किया होगा, क्योंकि आज का केस कोई सिंपल केस नहीं है। क्योंकि ये कहानी है बेले गुनेस की। बेले गुनेस को लोगों ने कई नाम दिए थे, लोनली हार्ट किलर, ब्लैक विडो, लेडी ब्लू बर्ड और वगैरह वगैरह। लेकिन आखिर लोगों ने उन्हें ये नाम दिया तो दिया क्यों? इसके पीछे की कहानी खतरनाक और भयानक तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ इस कहानी में बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स है। चलिए आइए मैं रूबरू कराता हूँ आपको बेले गुनेस की कहानी से। और इससे पहले जो मुझे नहीं जानते, मेरा नाम है सेजल आर्यन सिंह और आप देख रहे हैं द मिस्टीरियस 329। आज की कहानी हमें लेके चलती है सेल्बू। सेल्बू एक विलेज है ट्रोंडेलाग काउंटी, नॉर्वे में। प्रेजेंट में सेल्बू की पॉपुलेशन लगभग 4200 लोगों की है। सेल्बू की लोकेशन और एनवायरनमेंट दोनों बहुत अच्छा है और हम हिंदुस्तानियों को ये जगह बहुत पसंद आएगी, क्योंकि एरिया अच्छा खासा और पॉपुलेशन बहुत कम। और 22 नवंबर साल 1859 को इसी गांव में जन्म हुआ था ब्रिनहिल्ड पॉल्सडैटर स्टॉर्सेट का, जिनका नाम आगे चल के बेले गुनेस पड़ा। बेले गुनेस एक स्टोन मैसन की बेटी थी, जिनको आप आसान भाषा में लेबर या राजमिस्त्री भी बोल सकते हैं। और इसी वजह से इनके बचपन में इनकी फैमिली को बहुत ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा था। बेले ने बड़े होकर अमेरिकन सपना देखा और ये सोचा कि वहां जाकर वो रईस हो सकती हैं। और इसी वजह से 22 साल की उम्र में उन्होंने अपना सामान पैक किया और यूनाइटेड स्टेट्स आ गई। साल 1881 में बेले के लिए पैसा सबसे बड़ी मोटिवेशन थी। मोटिवेशन तो छोड़िए, पैसा उनके लिए सब कुछ था और इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकती हैं, मतलब किसी भी हद तक। शुरुआत में बेले शिकागो, इलिनॉइस में शिफ्ट हो गई। आगे चलकर उन्होंने मैट्स सोरेनसन से शादी कर ली, क्योंकि वो भी एक नॉर्वे के इमिग्रेंट थे। उन दोनों के कई बच्चे हुए, मिर्टल, लूसी, कैरोलिन, एक्सेल। उसके साथ साथ एक एडॉप्टेड डॉटर जिसका नाम जेनी ऑल्सन था। मतलब उन दोनों के टोटल 5 बच्चे थे। उनके 2 बच्चे कैरोलिन और एक्सेल एक्यूट कोलिटिस नाम की बीमारी की वजह से मर जाते हैं। आसान भाषा में बताऊं तो ये बीमारी कुछ इंटेस्टाइन से रिलेटेड होती है। खैर, इन दोनों की डेथ की वजह से बेले गुनेस को अच्छा खासा इंश्योरेंस का पैसा मिलता है। यहाँ पे एक बात बहुत सीरियस होती है कि उन दोनों बच्चों को कुछ ऐसे सिम्टम्स आए थे जैसे स्टिरचनाइन नाम के पॉइजन को देने पर आते हैं। स्टिरचनाइन पॉइजन यानी स्टिरचनाइन का जहर बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। उसके साथ साथ ये जहर बहुत ज्यादा फेमस है। क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल स्क्रीन राइटर हूँ, इसीलिए मैं आपको रीजन बता सकता हूँ कि ये जहर इतना ज्यादा फेमस क्यों है। बड़े बड़े क्राइम, मिस्ट्री, थ्रिलर राइटर्स लाइक अगाथा क्रिस्टी, सर आर्थर कॉनन डॉयल जैसे राइटर्स इस पॉइजन को अपनी कहानियों में डेथ रीजंस की वजह से यूज करते हैं। अब ये पॉइजन इतना ज्यादा खराब होता है कि कांटेक्ट में आते ही महज 2 से 3 घंटे में सब्जेक्ट की डेथ हो जाती है। इसमें सबसे पहले आपका शरीर पैरालिसिस होने लगता है और उसके बाद आपको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। ऐसा ही कुछ कैरोलिन और एक्सेल के साथ हुआ था। खैर, जो भी हो, बेले को तो इंश्योरेंस के पैसे मिल गए थे। कुछ दिनों बाद बेले और उनके हस्बैंड का कन्फेशनरी स्टोर, उसके साथ साथ उनके घर में रहस्यमय तरीके से आग लग जाती है और इसके भी इंश्योरेंस के पैसे उन दोनों को मिल जाते हैं। साल 1901 में बेले के हस्बैंड मैट्स की सडन डेथ हो जाती है हार्ट फेलियर की वजह से। अब एक अजीब बात यहाँ पे ये होती है, मैट्स की डेथ उसी दिन होती है जिस दिन उनकी दोनों लाइफ पॉलिसीज ओवरलैप कर रही थी। मैट्स की फैमिली को तुरंत बेले के ऊपर शक होता है, इसीलिए उन्होंने अथॉरिटीज को इंक्वायरी करने के लिए भी बोला, लेकिन कभी भी पुलिस ने बेले के ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं लगाए थे। जिस डॉक्टर ने पहले मैट्स की बॉडी को एग्जामिन किया था, उसने ये बताया था उनकी डेथ स्टिरचनाइन पॉइजनिंग की वजह से हुई है, लेकिन बाद में इसको ओवर रूल कर दिया गया एक और मेडिकल प्रोफेशनल के द्वारा, क्योंकि उनका ये कहना था कि मैट्स की डेथ हार्ट फेलियर की वजह से हुई है। एक बार फिर से बेले इन सब चीजों से बाहर आ जाती है और उनके पास अब अच्छे खासे पैसे भी थे। अगर उनके पैसे की वैल्यू आज के टाइम से की जाए तो उनके पास लगभग $2,77,000 थे। साल 1901 में ही बेले ने अपने 3 बच्चों के साथ एक 42 एकड़ का
फार्म हाउस खरीद लिया, वो भी अपने लेट हस्बैंड के इंश्योरेंस पे आउट की वजह से। इस फार्म हाउस की लोकेशन लापोर्टे इंडियाना थी। एक बार अचानक से इस फार्म हाउस पे भी आग लग जाती है और बेले को अच्छा खासा इंश्योरेंस का पे आउट एक बार फिर से मिलता है। इन सारे एक्सीडेंट्स का कोई रीजन तो नहीं पता चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे लोग ये समझ रहे थे कि ये सारी हरकतें बेले ही कर रही थी। फिर उसके बाद बेले की मुलाकात हुई पीटर गनेस से। पीटर की भी एक बीवी मर चुकी थी और उनके पास 2 बेटी भी थी। मुलाकात के बहुत जल्दी ही उन दोनों ने साल 1902 अप्रैल में ही शादी कर ली थी। महज शादी के कुछ ही दिनों बाद पीटर की एक बेटी जो कि महज 7 महीने की थी, उनकी डेथ हो जाती है। पीटर को यहाँ पे कुछ सही नहीं लग रहा था, इसीलिए उन्होंने अपनी दूसरी बेटी को अपने अंकल के पास रहने के लिए भेज दिया था। लेकिन पीटर गुनेस ही अपनी बीवी के दूसरे शिकार बने। ये बात है 18 दिसंबर साल 1902 की रात को, जब बेले की एडॉप्टेड बेटी जिनका नाम जेनी ओल्सन था, वो अपने पड़ोसियों के पास जाकर उन्हें अपने घर पर बुला रही थी, क्योंकि उसके घर पर एक भयानक हादसा हो गया था। किचन के फ्लोर पर पीटर की लाश मिली थी और उसके ऊपर बेले रो रही थी। डॉक्टर्स को पीटर के स्कल के पीछे एक ब्लडी वाउंड मिलता है। जब अथॉरिटीज ने बेले से इसके बारे में पूछा तो उनका जवाब ये था कि मीट ग्राइंडर शेल्फ से उनके हस्बैंड के सिर पे गिर गया था और इसी वजह से वो वाउंड वहां पे आया था। पुलिस बेले के इस एक्सप्लेनेशन से बहुत ज्यादा कन्विंस नहीं थे। जब पीटर की रिपोर्ट आई तो उसमें साफ साफ ये पता चला कि उनकी डेथ स्ट्रिचनाइन पॉइजनिंग की वजह से ही हुई थी, लेकिन पुलिस को कोई भी हार्ड एविडेंस नहीं मिलता है और इसी वजह से बेले अभी भी चैन से बाहर घूम रही थी। अब आप लोग ये चीज ध्यान रखिएगा कि ये बात साल 1901 और साल 1902 की हो रही है, तो आप समझ सकते हैं कि उस टाइम पुलिस के पास ज्यादा रिसोर्सेस नहीं थे। पीटर के मरने के 6 महीने बाद बेले ने एक और बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम फिलिप रखा गया। जेनी के क्लास के बच्चों ने जेनी को ये बोलते हुए सुना था कि मेरी मम्मी ने ही मेरे पापा को जान से मारा था। जेनी ने यह भी बताया कि उन्होंने उनके सिर पे मीट ग्राइंडर से मारा था और वो तुरंत ही मर गए थे। और जैसा कि आप सबके दिमाग में आया, पीटर के मर जाने के बाद एक बार फिर से बेले को इंश्योरेंस के अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। इसके बावजूद बेले गुनेस ने एक बार फिर से शादी करने की चाह रखी थी। उन्होंने अपने बारे में नॉर्वेजियन न्यूज़पेपर में छपवाया था। एक बार फिर से उनको ये लग रहा था कि एक अमीर आदमी उनसे शादी कर लेगा। इसके कई रीजंस थे। बेले के पास अपने भी अच्छे खासे पैसे थे, उनके पास एक बड़ा सा फार्म था और उसके साथ साथ वो घर के सारे कामकाज कर लेती थी। उनकी हाइट भी लगभग 6 फुट की थी। उसके साथ साथ उनका वजन लगभग 100 किलो से ऊपर था। इसके बाद साल 1906 में अचानक से 16 साल की जेनी ओल्सन अपने घर से गायब हो जाती हैं। बेले के आसपास के लोगों का ये कहना था कि कई बार बेले ने उनसे ये बताया था कि पीटर के मर जाने के बाद जेनी एक बोझ बनकर रह गई थी और इसी वजह से एक बार फिर से शक की निगाहें बेले के ऊपर जा चुकी थी। इस पर बेले ने यह जवाब दिया कि जेनी ओल्सन कहीं गायब नहीं हुई है, बल्कि वो लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में शिफ्ट हो गई हैं और आगे की स्कूलिंग वो वहीं से करेंगी। इसके बाद आसपास के लोगों ने कभी भी जेनी ओल्सन का नाम तक नहीं सुना था। बेले ने कभी भी उनका जिक्र नहीं किया था। आसपास के लोगों ने तो ये भी बताया था कि बहुत सारे मर्द अक्सर बेले के घर पे आते थे क्योंकि वो सारे बेले की ब्यूटी से बहुत अच्छे तरीके से अट्रैक्ट हो गए थे। और हो भी क्यों ना, बेले लंबी थी, खूबसूरत थी, इसके साथ साथ उनकी स्माइल भी बहुत अच्छी थी। इसी के चलते बहुत सारे जवान मर्द उनके फार्म में आते तो थे, लेकिन कभी भी वापस जाते नहीं थे। बेले के फार्म को लोग अब मर्डर फार्म कहने लगे थे। उन बहुत सारे आदमियों में कुछ आदमियों के नाम ये थे: जॉन मू, हेनरी गुरहोल्ड, ओलाफ स्वेन हेरंड, ओले बजबर्ग, ओलाफ लिंडब्लूम और एंड्रयू हेलग्लीन। बाकी आदमियों के घर से तो कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन एंड्रयू के भाई एस्ले को बड़ा अजीब लगा कि अचानक से उनके भाई एंड्रयू भला गायब कैसे हो सकते हैं। एस्ले ने बेले को एक लेटर भी लिखा, लेकिन बेले ने उस लेटर में यह जवाब दिया कि वो एंड्रयू नाम की किसी भी आदमी को जानती ही नहीं है। इस रिप्लाई के बावजूद एस्ले लापोर्टे ट्रैवल करते हैं, लेकिन वहां जाकर भी उनको अपने भाई एंड्रयू के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है। दूसरी तरफ जुलाई साल 1907 में बेले ने एक दूसरे आदमी को हायर कर लिया था जिसका नाम रे लैम्फर था। वैसे तो बेले ने रे को
अपने फार्म का ध्यान रखने के लिए हायर किया था, लेकिन रे उनसे पूरी तरीके से प्यार में पागल हो जाता है। वो ये भूल जाता है कि वो उनसे पूरे 11 साल छोटा है। और तो और जब दूसरे मर्द बेले के घर पे आते थे तो रे को जलन होने लगती है और इसकी वजह से वो बेले को बार बार टोकता था। इसकी वजह से बेले को बहुत अजीब लगता है, इसीलिए उन्होंने तुरंत रे के ऊपर हैरेसमेंट का आरोप लगा दिया। लेकिन रे भी इस चीज से पीछे नहीं हटने वाले थे। उन्होंने तुरंत बेले के ऊपर अपने हस्बैंड और डॉटर्स की डेथ का आरोप लगा दिया। इसके बाद बैंकर्स को भी बेले के ऊपर बहुत ज्यादा शक होता है कि कैसे वो बार बार इंश्योरेंस कंपनी से इतने ज्यादा पैसे ऐंठ ले रही थी। इसके बावजूद साल 1908 के अर्ली में बेले ने एक और आदमी को हायर कर लिया था जिसका नाम जोए मैक्सन था। 27 अप्रैल को जोए बेले की हेल्प कर रहा था क्योंकि वो टाउन से ग्रोसरीज और एक केरोसिन की बड़ी कैन खरीद कर लाई थी। वो उनकी उन सामान को घर के अंदर रखवाने में मदद करवा रहा था। काम करने के बाद वो खाना खा लेता है और इसके बाद वो अपने बेड पे सोने के लिए चला जाता है। सुबह के लगभग 4 बजे सफोकेशन की वजह से जोए की नींद खुल जाती है और उसे तुरंत ये समझ आ जाता है कि घर में पूरी तरीके से आग लग चुकी है और वो तुरंत प्रॉपर्टी के बाहर भाग जाता है। बाहर निकलने से पहले वो बच्चों के बेडरूम को चेक करता है और उसे वहां पे कुछ भी नहीं मिलता। सुबह जब सब कुछ जलकर राख हो जाता है तो पुलिस वहां पर आ जाती है और अब चीजें और ज्यादा सीरियस हो जाती हैं। पुलिस को घर के नीचे से 4 ह्यूमन बॉडीज मिलती हैं जिसमें से 3 बच्चों की थी। ऐसा माना गया कि वो लाशें लूसी, मिर्टल और फिलिप की थी। उसके साथ साथ जो चौथी लाश थी वो एक औरत की थी और उस लाश का कोई भी सिर नहीं होता है। पहले तो ऐसा माना गया कि शायद वो लाश बेले गुनेस की थी। थोड़ी देर बाद पुलिस को वहीं से डेंटल ब्रिज मिलते हैं जो कि बेले के थे और उन लोगों के लिए उतना सबूत इनफ था ये बताने के लिए कि वो लाश बेले की ही थी। इसके बाद पूरे फार्म की और उसके साथ साथ आसपास के पूरी जमीन की अच्छे तरीके से खुदाई होती है इस उम्मीद में कि कहीं कुछ और न मिल जाए। अपने भाई को ढूंढने की उम्मीद में भी एस्ले हेल्गलिन भी उस फार्म हाउस के पास आते हैं। जब उन्होंने पुलिस से अपने भाई के बारे में पूछा तो पुलिस ने यह बताया कि उनके भाई की लाश वहां से नहीं मिलती है। लेकिन एस्ले को इस बात से चैन नहीं मिलता है। वो जोए मैक्सन के पास जाते हैं और उनसे ये पूछते हैं कि क्या कोई ऐसी जगह थी जहाँ पे बेले राख, कोयला या लकड़ियाँ या और किसी तरह का कूड़ा डालने के लिए गड्ढा खनती थी। जोए को पहले तो ये बहुत अजीब लगता है लेकिन वो जानता था एक ऐसी जगह और इसीलिए वो एस्ले को वहां पे लेके जाता है और वहां पे उन दोनों को जो मिलता है वो देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। लगभग 12 और लाशों को वहां से रिकवर किया गया और दुख की बात तो ये थी कि उनमें से एक एस्ले के भाई एंड्रू की भी थी। उनमें से एक और लाश बेले की बेटी जेनी की भी थी जिसको लोगों ने ये सोचा था कि वो लॉस एंजल्स में जाकर पढ़ रही थी। जब वहां पे और अच्छे से खुदाई हुई तो वहां पे और ज्यादा लोगों की लाशें रिकवर करी गई और उनमें से कई लाशें तो अनआइडेंटिफाइड भी रही। इसके बाद पुलिस की निगाहें रे लैम्फेयर पे जाती हैं। इसके बाद पुलिस की मेडिकल रिपोर्ट से ये और चीज साबित हो जाती है कि वो औरत की लाश बेले गुनेस की ही थी। इसीलिए इन सब चीजों का चार्ज रे के ऊपर लगाकर पुलिस ने उनका ट्रायल शुरू कर दिया और रे को गिल्टी भी पाया गया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ घर में आग लगाने के लिए, किसी के मर्डर के लिए नहीं। लेकिन बाद में उसने पुलिस को यह बताया कि उसने बेले की मदद करी थी लगभग 42 लोगों की लाश को ठिकाने लगाने में। अब असल में यहाँ पे होता क्या था कि बेले प्यार से उन सारे आदमियों को अपने घर पर लेकर आती थी, फिर उनके खाने में जहर मिला देती थी और इतना ही नहीं, इसके बाद वो उनके सर पर मीट चॉपर से वार करती थी। इसके बाद कुछ को तो वो जमीन में गाड़ देती थी, लेकिन कुछ को वो अपने सुअर को खिला देती थी। इन सब चीजों के बाद रे को जेल हो जाती है। इसके बाद कई सालों बाद रे की जेल में तबीयत खराब हो जाती है और वहां पे मरने से जस्ट पहले उन्होंने एक कन्फेशन किया जिसको हम इंग्लिश में डेथ बेड कन्फेशन कहते हैं। और उनके इस कन्फेशन की वजह से बेले गुनेस की कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है और इस ट्विस्ट की वजह से ये पूरा केस उथल पुथल होकर रह गया था। उन्होंने ये बताया कि घर में आग लगने से कुछ दिनों पहले वो बेले के साथ शिकागो गए थे एक नई फीमेल हाउसकीपर को हायर करने के लिए और वहां पे उन्हें थोड़ा सा बेले के शैतानी इरादों का पता चला था। बेले ने उस हाउसकीपर को जान से मार दिया था और उसका गला भी काट दिया था और वो गला आज तक पुलिस को नहीं मिला था। और उस लाश के साथ साथ
उसने अपने तीनों बच्चों को भी जला दिया था, इस वजह से ताकि पुलिस को लगे कि वो लाश बेले की ही है। और जैसा बेले ने प्लान किया था बिल्कुल वैसा ही होता है। रे ने यह बताया कि ये पूरा आइडिया बेले का ही था और इसके बाद जो चीज़ उसको सबसे ज़्यादा प्यारी थी यानी उसका पैसा, उसने अपना पूरा पैसा बैंक से निकाला और वहां से गायब हो गई। बेले एक मर्डर से नहीं भागी थी बल्कि वो पूरे 40 लोगों को मारने के बाद आसानी से बच जाती है। इसके बाद बेले की डेथ को कभी भी कंफर्म नहीं किया गया। इसके बाद कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बेले की कई साइटिंग्स हुई लेकिन शिकागो में, लेकिन कभी भी पुलिस उसे नहीं पकड़ पाती है। हमारी कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ साल 1931 में, जहाँ पे एक औरत जिसका नाम एलिजाबेथ कार्लसन, जिसको लोग एस्थर के नाम से भी जानते थे, उनकी मौत हो जाती है लॉस एंजल्स में। और उसी दौरान उनका ट्रायल भी चल रहा होता है क्योंकि उन्होंने एक आदमी को जहर दे दिया था। इसमें तो कोई शक ही नहीं था कि एस्थर बिल्कुल बेले की तरह दिखती थी, यहाँ तक कि उन दोनों की एज भी एकदम सेम ही थी। लेकिन सबसे भयानक एविडेंस तो ये था कि उस औरत एस्थर के पास एक फोटो थी अपने 3 बच्चों के साथ, और वो 3 बच्चे कोई और नहीं बल्कि बेले गुनेस के बच्चे थे। अभी जो मैंने आपको लास्ट में बताया, इतना सब कुछ जानने के बाद आज भी लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या एस्थर ही असली बेले गुनेस थी? क्या बेले उस आग में जल के मरी थी या नहीं? क्या रे ने मरने से पहले सच बोला था या झूठ? ऐसे बहुत सारे सवाल आज भी टीवी, न्यूज़पेपर, डॉक्यूमेंट्री, उसके साथ साथ सोशल मीडिया पोस्टों में पूछा जाता है। अब आप लोग मुझे बताइए, आपका क्या कहना है बेले गुनेस के ऊपर? आखिर किस तरह के लोग बेले गुनेस बनते हैं? प्लीज मुझे अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए और ऐसे लोगों से बच के रहिए जिनका इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ आपको यूज करना है। और मैं तो यहीं पे हूँ और हमेशा यहीं रहने वाला हूँ और ऐसे बेहतरीन केसेस आप लोगों के लिए लाता रहूंगा।